अध्याय 161। कुछ दिन बाद वाणिज्यिक जिले के बाहरी इलाके में एक सुदूर सड़क पर एक हत्या के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। एक पड़ोसी को लकड़ी के बैरल के अंदर एक सड़ा हुआ शव मिला था। मौसम साफ होने के बाद शरीर से निकलने वाली सड़ी हुई गंध उजागर हुई। आनन फानन में मजिस्ट्रेट से जांचकर्ता घटनास्थल की जांच करने आए थे। बैरल के अंदर एक लाश बैठी हुई अवस्था में थी। उसके हाथ एक साथ जुड़े हुए थे, मानो प्रार्थना कर रहे हों। उसकी छाती में 2 कीलें ठोंकी गई थीं। मजिस्ट्रेट से जांचकर्ताओं ने पहली नज़र में ही लाश के कपड़ों को पहचान लिया था। प्रभावशाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की हत्या की गई वह मजिस्ट्रेट में एक उपयाजक था। इस खबर का न्यायिक व्यवस्था पर हल्ला मच गया। शव की पहचान के बाद पूरे वाणिज्यिक जिले के भीतर मजिस्ट्रेट के सभी प्रभाग अलर्ट पर थे। न्याय व्यवस्था स्वतंत्र चौथी शक्ति थी। इसकी प्रतिष्ठा और स्थिति कुलीन वर्ग, सैन्य और पवित्र चर्च के बराबर थी। ये स्थिति सबसे गंभीर आघात और उकसावे वाली थी जिसका सामना न्यायिक प्रणाली को पिछले 5 वर्षों में करना पड़ा। सिस्टम के भीतर सर्वोच्च पद वाले लोग न्याय दिलाने के लिए मामले की जांच करने जा रहे थे। डीकन ह्यूई का शव मिलने के एक दिन बाद कोचवान, जो उसका ड्राइवर हुआ करता था, मजिस्ट्रेट भवन के बाहर एक सीवर में मृत पाया गया जहां डीकन ह्यूई काम करता था। मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए जांचकर्ताओं ने घर के मालिक को ढूंढ लिया। वह एक तुच्छ अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने अपना घर किराए पर दे रखा था। उसे पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट के पास लाया गया। 17 तारीख को 8 बजे। आप कहाँ थे? घर पर। मेरे साथ मेरा परिवार भी था। मैंने सुना है कि आपका घर किराए पर दिया गया था। क्या आपको पट्टेदार की शक्ल याद है? मुझे याद नहीं है। अंधेरा था और उसने हुड पहना हुआ था। मैंने उसके चेहरे पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे याद है कि उसका शरीर बहुत पतला था। क्या आपने पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर करते समय उसका पहचान पत्र नहीं देखा था? मैंने उससे इसके लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि यह उसके पास नहीं है। बाद में उसने कहा कि वह इसे 1 सप्ताह के लिए किराए पर देने और मुझे 10 चांदी के सिक्के देने की योजना बना रहा है। इसलिए मैंने वह जगह किराए पर दे दी। ठीक है, पैसा कई दरवाजे खोलता है। उद्धरण चिन्ह। मकान मालिक से पूछताछ के बाद संसाधित की जाने वाली बेहद सीमित जानकारी थी। एकमात्र निश्चितता ये थी कि अपराध करने वाला पुरुष था। इसके अलावा यह एक सुनियोजित, पूर्व निर्धारित हत्या थी। हालांकि मजिस्ट्रेट इसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि अपराध एक उपयाजक की मृत्यु से संबंधित था। लाश और घटनास्थल की बारीकी से सुरक्षा की गई। डेकन की हत्या के संबंध में जानकारी की जांच के लिए मजिस्ट्रेट के 2 वरिष्ठ शूरवीरों को इस मामले में स्थानांतरित किया गया था। पहली चीज जिस पर उनका ध्यान गया वह 2 कीलें थीं जो दिवंगत डीकन की छाती पर चुभी हुई थीं। इन्हें परीक्षण के लिए न्यायालय भेजा गया। ज्यादा समय नहीं हुआ जब उन्हें कांटों पर 2 तरह के खून के धब्बे मिले। एक दिवंगत डीकन ह्यूई का था, दूसरा खून अज्ञात नहीं था। हालांकि वे खून से हत्यारे की पहचान नहीं कर सके, लेकिन कीलों के स्रोत का पता लगाने में सक्षम थे। वे थॉर्न फ्लावर जेल के थे। घटनास्थल पर स्टील की कीलों के अलावा गुलाब की पंखुड़ियों के कुछ टुकड़े भी थे। इसके बाद से सभी फूलों की दुकानों और फूल विक्रेताओं से कड़ी पूछताछ की गई। अल्पविराम यार्ड टाउन। किसी व्यावसायिक जिले में कहीं एक होटल के सामने एक गाड़ी रुकी। मुट्ठी भर गहरे लाल गुलाब लिए एक पीला युवक होटल में गया। दरवाज़ा खुला। डूडियन को वापस आता देख जोसेफ आश्चर्यचकित रह गया। आखिरकार आप वापस आ गए। डूडियन ने देखा कि जोसेफ विशाल कमरे में अकेला था। बार्टन और क्रोएन कहाँ हैं? वे जानकारी इकट्ठा करने गए थे और जल्द ही लौट आएंगे, जोसेफ ने उत्तर दिया। डूडियन ने गर्म चाय का कप डालते हुए मुस्कुराया। कुछ ही क्षण बाद उसने बार्टन और क्रोन की गंध को अपनी धारणा सीमा में प्रकट होते हुए महसूस किया। उन दोनों को होटल लौटने में देर नहीं लगी। कुछ नया? डूडियन ने दोनों से पूछा। जब बार्टन और क्रोएन ने डूडियन को देखा तो उन्हें राहत मिली। वह एक तरह से उनकी रीढ़ थे। बार्टन ने कहा, पिछले कुछ दिनों में हमने हर जगह पूछा है, कसाई से लेकर होटल मालिक तक। रयान परिवार एक छोटा सा कुलीन परिवार है। पितृसत्ता को फुलिन रयान कहा जाता है। वह 62 साल के हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु जल्दी हो गई। उनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा 48 साल का है। डूडियन उनकी बातें ध्यान से सुनता है। जैसा कि वे गिरावट पर हैं, रयान परिवार के भीतर शूरवीरों की संख्या 10 की 2 टीमों तक सीमित है। इसके अलावा उनके पास लगभग 30 क्वाय हैं। इसलिए उनके पास सैन्य क्षमता के तौर पर 50 लोग हैं। इसके अलावा हमने सुना है कि अधिकांश शूरवीर नाइट हॉल द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित शूरवीर नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अपना सम्मान पदक नहीं मिला है। पुराने कुलपति ने अपने चेहरे और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए परिवीक्षाधीन शूरवीरों की भर्ती की है। यह एक तरह का अच्छा बहाना है। कुछ देर बाद उन तीनों ने जानकारी देना समाप्त कर दिया। डूडियन ने योजना के विवरण के बारे में सोचते समय सिर हिलाया। वह उठ खड़ा हुआ और उनसे बोला, तुम्हें यहीं मेरा इंतजार करना चाहिए, मैं समय पर बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? बार्टन ने पूछा। डूडियन मुस्कुराया, मुझे बूढ़े पितामह से मिलना है। अल्पविराम। रात होते ही आसमान में अंधेरा छा गया।
महल के पास दिन ब दिन परिधि की रखवाली करने के कारण शूरवीर और सैनिक बेहद ऊब गए थे। वे वर्षों से एक ही परिदृश्य को देखते देखते थक गए हैं। हर कोई जानता था कि सबसे मूर्ख चोर भी रयान के परिवार से कुछ चुराने के लिए आने से बचेंगे। रेगिस्तान में पानी और समुद्र में आग की तलाश करना मूर्खता होगी। वे एक साथ खड़े थे, समय बिताने के लिए उन दिलचस्प चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जो उन्होंने हाल ही में सुनी थीं। उन्हें आशा थी कि रात तेजी से बीत जाएगी। बूढ़ा फुलिन रयान महल के विशाल भोजन कक्ष में मेज पर बैठा था। उनकी दाईं और बाईं ओर की दो पंक्तियां उनके अपने बच्चों और पोते पोतियों से भरी हुई थीं। मेज के शीर्ष पर एक विशाल झूमर लटक रहा था। दीपक पीली रोशनी दे रहा था। वही दीपक तेल जो सामान्य नागरिक उपयोग करते थे, वही उनके परिवार द्वारा उपयोग किया जाता था। रात के खाने के बाद बच्चे उठे और बूढ़े फुलिन को सलाम किया और आराम करने या खेलने के लिए अपने कमरे में वापस चले गए। दादाजी, क्या आपने उस दुकान के बारे में सोचा जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था? उनके पोते पोतियों में से एक, जो लगभग 20 वर्ष का था, ने बूढ़े फुलिन से पूछा। उसने धीरे से उसकी ओर देखा और भौहें चढ़ाईं। मैंने जांच की। हालांकि सड़क पर हलचल है, स्टोव का किराया बहुत अधिक है। यदि आप उन टूटे हुए तांबे को बेचना चाहेंगे तो आपको पर्याप्त लाभ नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि आप किराए के पैसे वापस कमाने में भी सक्षम होना चाहते हैं। परिवार को सब्सिडी देने के लिए अच्छा रिटर्न तो दूर की बात है। युवक का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत कहा, दादाजी, ये टूटे हुए तांबे नहीं हैं। सभी तलवारें, खंजर और चाकू एक कुशल कारीगर द्वारा बनाए गए थे। जब तक मेरे पास पैसे हैं और मैं दुकान किराए पर लेता हूं, मैं निश्चित रूप से अच्छे परिणाम लाऊंगा। तुम बहुत छोटे हो, बूढ़े फुलिन ने आह भरते हुए कहा। आपने उस सड़क की दुकानों की जांच नहीं की है। ऐसे कई लोग हैं जो आपके प्रस्ताव से सस्ती कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाला सामान पेश करते हैं। ग्राहकों को मूर्ख मत समझो। दादाजी, युवाओं की हुंकार, अशिष्ट व्यवहार करना बंद करो। बूढ़े फुलिन के बगल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया। युवक ने अपना सिर झुका लिया और कांटे पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। वह मुंह फेर कर चला गया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फुलिन से कहा, पिताजी, कृपया बुरा न माने। बच्चा समझदार नहीं है और उसमें धैर्य की कमी है। वह अभी भी जवान है। कुछ वर्षों के बाद जब उसे निखारा जाएगा तब वह समझ जाएगा। फुलिन ने आह भरी लेकिन बात जारी नहीं रखी। उसने मेज से बैसाखी उठाई और नौकरानी की मदद से अपने कमरे में वापस चला गया। वे सीढ़ियां चढ़कर वापस उसके कमरे में चले गए। बूढ़े फुलिन को कई बार खांसी हुई। नौकरानी ने तुरंत डिब्बे से कुछ गोलियां निकालीं और उसे एक कप पानी दिया। बूढ़े पितामह ने 2 लाल गोलियां निगल लीं और पानी पी लिया। उसने नौकरानी को अपने काम पर वापस जाने के लिए हाथ हिलाया। नौकरानी के सेवानिवृत्त होने के बाद बूढ़ी फुलिन अपनी कामकाजी मेज के किनारे पर आ गई। उसने तेल का दीपक जलाया और किताबें पढ़ने के लिए दराज से एक आवर्धक कांच निकाला। कुलपति, कमरे के अंधेरे कोने से एक आवाज़ गूंजी। अध्याय 162। आवाज़ सुनकर बूढ़ा फुलिन थोड़ा चौंका। वह धीरे धीरे कमरे के अंधेरे कोने की ओर मुड़ा। तिजोरी के पास एक पतली आकृति थी। मुझे डर है कि यदि आप इसे चुराना चाहेंगे तो आप निराश होंगे। फुलिन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने धीरे से आवर्धक कांच नीचे रख दिया। गार्ड को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पितृसत्ता इसके लिए काफ़ी चतुर है। पतला शरीर हंसा। फुलिन ने उत्तर दिया, यदि आप बिना किसी सूचना के मेरे महल में घुसने में सक्षम थे तो आपका कौशल किसी नियमित शूरवीर से कम नहीं होना चाहिए। मैं कुत्तों को रखता हूं और मैं उनकी क्षमताओं से अवगत हूं। अगर मैंने उन्हें बुलाया भी तो आपके पास मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति को मारने और दूर जाने के लिए पर्याप्त समय होगा। खैर, जब से आप यहाँ हैं तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? वह व्यक्ति चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ छाया से बाहर आया। 3 साल बीत गए। क्या पितामह अब भी मुझे याद करते हैं? बूढ़े फुलिन ने डूडियन का चेहरा देखा और आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि घुसपैठिया इतना छोटा होगा। उन्होंने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और यादें आसानी से धुंधली हो जाती हैं। अपना परिचय दो, नौजवान। डूडियन मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, 3 साल पहले मिलोन कंसोर्टियम द्वारा आयोजित पार्टी में आपने एक मेहतर युवक को अपने परिवार का शूरवीर बनने के लिए आमंत्रित किया था। क्या अब आपको याद है? फुलिन ने एक पल के लिए सोचा लेकिन अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह एक पल के लिए अवाक रह गया। आप? यह मैं हूँ। बूढ़ा फुलिन हैरान था। क्या तुम नहीं थे? उसके बाल खड़े हो गए क्योंकि वह आश्चर्यचकित था। क्या तुम बच गए? डूडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास न तो कोई पृष्ठभूमि है और न ही कोई पहचान, इसलिए कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता। मुझे याद है कि मैंने आपको नाराज नहीं किया है। मैंने 3 साल पहले आपके जेल जाने के बारे में सुना था। लेकिन अगर आप बदला लेना चाहते हैं तो आपको बुरोंग या मिलान परिवार को ढूंढना चाहिए। डूडियन ने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। कुलपति को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे मन में आपके या आपके परिवार के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है।
मैं सहयोग के बारे में बात करने के लिए आपसे मिलने के लिए बहुत देर से आया। हम एक छोटा परिवार हैं। हम महल के बाहर केवल छोटे शहर के मालिक हैं। हम जो पैसा हर साल कमाते हैं वह परिवार के युवाओं के कपड़ों के खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। डुडियन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया हूँ। मैं स्वाभाविक रूप से आपके परिवार की वित्तीय स्थिति से अवगत हूँ। हालांकि भले ही रयान परिवार गिरावट में है, आखिरकार आप एक कुलीन परिवार हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बाहर निकालें। यदि तुम जेल में होते तो मैं तुम्हें जमानत देने में सक्षम होता, लेकिन अब तुम एक वांछित व्यक्ति हो। जब तक तुम पकड़े जाने और फिर से जेल में डालने के इच्छुक नहीं हो, मेरे पास तुम्हारी जमानत का कोई रास्ता नहीं है। डुडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल एक छोटी सी समस्या है। जब तक पर्याप्त पैसा है तब तक केवल गिरफ्तारी वारंट पर ध्यान दिया जा सकता है और वापस लिया जा सकता है। आप मुझे बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। बूढ़े फुलिन ने अपना सिर हिलाया। रयान परिवार के पास कोई बचत नहीं है। पूर्वजों से मिली सभी महंगी प्राचीन वस्तुएं और अन्य मूल्यवान चीजें बिक चुकी हैं। हम मुश्किल से दैनिक खर्च चला पाते हैं। आपकी मदद करने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं है। कुलपति, आपको पता होना चाहिए कि मैं एक शिकारी हूँ। यदि आप मुझे जमानत देते हैं तो रयान के परिवार को बाद में पैसे की कमी नहीं होगी। फुलिन ने उत्तर दिया, लेकिन वास्तव में मेरे पास आपकी मदद करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रयान परिवार के पास रेड लीफ हिल में एक खदान है। डुडियन फुसफुसाए। बूढ़े फुलिन का चेहरा बदल गया। आप चाहते हैं कि मैं खदान बेच दूं? यह असंभव है। ये रयान परिवार की आखिरी जीवनदायिनी है। भले ही आप मुझे मार डालो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। कुलपति, आशा है कि समय ने आपके मस्तिष्क और आंखों को नष्ट नहीं किया है। क्या आप असली खजाने और बेकार खदान के बीच अंतर नहीं कर सकते? आपका क्या मतलब है? बूढ़े फुलिन ने पूछा। आप मुझे जमानत देने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से रयान परिवार का हिस्सा बन जाऊंगा। डुडियन ने धीरे से कहा, यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो खदान लंबे समय से बंजर है। अन्यथा आपका रयान परिवार इस स्तर तक नहीं गिरा होता। मैं अलग हूं। आपको पता होना चाहिए कि एक शिकारी किस प्रकार की संपत्ति बना सकता है। इस संकटपूर्ण स्थिति में रयान परिवार को यही प्रोत्साहन चाहिए। बूढ़े फुलिन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डुडियन ने उदासीनता से कहा, मुझे पता है कि आप किस बारे में चिंतित हैं। बुरोंग और मिलान परिवार मेरे खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं और यह कमजोर रयान परिवार के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगले 10 वर्षों में क्या आपका रयान परिवार एक शूरवीर को नियुक्त करने में सक्षम होगा? बूढ़ी फुलिन का चेहरा बदसूरत हो गया। वह जानता था कि डुडियन किस बारे में बात कर रहा था। यही उसकी सारी परेशानियों और चिंताओं की जड़ थी। लेकिन मेरे साथ काम करना अलग है। डुडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके रयान परिवार की स्थिति में सुधार कर सकता हूं। आप गौरवशाली दिनों में भी वापस जा सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए शिकारी रहे हों, लेकिन मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं कि जमानत देने के बाद आप मुझे धोखा नहीं देंगे? इसके अलावा आप सिर्फ एक कनिष्ठ शिकारी हैं। मैं शिकारियों की क्षमताओं और उनके संभावित रिटर्न को आपसे बेहतर जानता हूं। मैं अपने परिवार के भाग्य को कैसे दांव पर लगा सकता हूं और एक कनिष्ठ शिकारी पर दांव लगा सकता हूं जो कभी भी दीवार के बाहर मर सकता है? बूढ़े फुलिन ने गुस्से से पूछा। डुडियन धीरे से मुस्कुराए। प्राथमिक शिकारी पर दांव लगाना गलत होगा, लेकिन एक मध्यवर्ती शिकारी के बारे में क्या? बूढ़ा कुलपति असमंजस में था। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या आपको 3 साल पहले की लिंडा की टीम याद है? डुडियन ने पूछा। फुलिन को स्वाभाविक रूप से मेलन कंसोर्टियम की कमान के तहत शिकारियों के बारे में पता था। उन्हें उन सभी चीज़ों का हिस्सा मिल रहा था जो शिकारी वापस लाए थे। इसके अलावा जब भी किसी शिकारी को नुकसान होता तो ये खबर चारों ओर फैल जाती। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि शिकारियों की पूरी टीम कब नष्ट हो गई थी। उस वक्त इसने बड़ी सनसनी फैला दी थी। मामले की जांच के लिए कई टीमें भेजी गईं, लेकिन इस बात का कोई निश्चित सुराग नहीं मिला कि यह मानव निर्मित था या जानवरों ने टीम को मार डाला था। मैंने उन सभी को मार डाला। डुडियन मुस्कुराया। अध्याय 163। क्या तुमने उन्हें मार डाला? बूढ़ा फुलिन चौंका। आपको पता होना चाहिए कि लिंडा के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं थे। डुडियन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कंसोर्टियम जांच में मेरे जैसे जूनियर शिकारी पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर आप जाकर मामले की जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे ब्लैक वीवर का शिकार करने के लिए ग्लेन के साथ अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया था। मिशन के बाद मैं वापस नहीं आया और लिंडा का दस्ता उस समय कार्य को क्रियान्वित कर रहा था। बूढ़े कुलपति ने डुडियन की बात सुनी। जैसे ही डुडियन ने ग्लेन और ब्लैक वीवर का जिक्र किया, बूढ़े फुलिन को तुरंत उस वर्ष की घटनाएं याद आ गईं। वे सभी एक दूसरे से मेल खाते थे। आप तब जूनियर शिकारी भी नहीं थे। आपको एक प्रशिक्षु शिकारी माना जाना चाहिए। आप लिंडा को कैसे मार सकते हैं? वह एक मध्यवर्ती स्तर की शिकारी थी। बूढ़े फुलिन को अब भी डुडियन पर विश्वास नहीं हो रहा था।
डूडियन ने अपनी मेज पर नजर डाली। यदि आपने नवीनतम समाचार पत्र पढ़ा है तो आप डीकन ह्यूई की मृत्यु से अवगत हैं। जब बूढ़े पितामह ने डूडियन की ओर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, मैंने उसे भी मार डाला। डूडियन ने सिर हिलाया। कुलपिता ये कहने से खुद को रोक नहीं सके, वह एक उपयाजक था। मजिस्ट्रेट में एक उच्च पदस्थ न्यायाधीश। तुमने उसे क्यों मार डाला? वह व्यक्ति था जिसने मेरे मामले पर निर्णय दिया था। डूडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको ये 2 बातें बताई हैं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं चाहूं तो कल तक रेयान परिवार नहीं होगा। कृपया मुझ पर विश्वास करें। बूढ़े पितामह के चेहरे से ठंडा पसीना बह निकला। वह अब अपने डर को छिपा नहीं पा रहा था और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। डूडियन ने एक पल के लिए उसकी ठुड्डी को छुआ, फिर अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कोई विकल्प नहीं है। जब तक आप एक कुलीन वंश के महान चरित्र को बनाए रखना नहीं चुनते और अपराधी के खिलाफ जोर नहीं देते। इसके बाद होने वाला नरसंहार रेयान परिवार के पतन का गौरव होगा। हो सकता है, शायद भविष्य में इतिहास की किताबें रेयान परिवार के गौरवशाली रिकॉर्ड के बारे में लिखेंगी। शायद नहीं। सवाल यह है कि आप अपने पूर्वजों का सामना कैसे करेंगे। बूढ़े मुखिया ने उत्तर दिया, मुझे पता है कि आप एक साधारण युवा नहीं हैं क्योंकि आप थॉर्नफ्लावर जेल से बाहर निकलने में सक्षम थे। हो सकता है कि आपने वास्तव में लिंडा के दस्ते को भी मार डाला हो। वैसे भी इस समय आपके पास मुझे मारने की ताकत है। कम से कम मेरी जान बचाने के लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको जमानत देने के लिए एक पत्र लिखूंगा। लेकिन अगर आपने वास्तव में डीकन ह्यूई को मार डाला है तो मजिस्ट्रेट आपको ढूंढ निकालेगा। भले ही मैंने आपके लिए जमानत दे दी हो, लेकिन आपको फिर से कैद कर लिया जाएगा और फांसी दे दी जाएगी। डूडियन ने कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे अपने तरीके से किया है। वृद्ध पितामह झिझक रहे थे लेकिन उन्होंने अपने मन की बात कही। चूंकि आपकी अपनी योजना है, इसलिए मैं विवरण में नहीं जा रहा हूं। लेकिन खदान अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर मैं इसे बेचने की कोशिश भी करूं तो भी इसकी कीमत अधिक नहीं होगी। डूडियन ने उत्तर दिया, मेरे और लोग एक तरह से समान हैं। उन्हें थोड़ा सा तैयार करें और मूल बदसूरत लुक चला जाएगा। मेरा मानना है कि मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। बूढ़े पितामह ने उसकी ओर गहराई से देखा। मुझे पता है। डूडियन धीरे धीरे डेस्क की ओर चला गया। देर हो रही है, इसलिए आपको पत्र लिखना चाहिए और इसे एक नौकर के साथ मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहिए। बूढ़े फुलिन ने ध्यान से लड़के को देखा और फुसफुसाया, वे शायद सचमुच उसके हाथों मर गए। फिर उसने दराज से एक पत्र निकाला। उसने कलम में स्याही भर ली और लिखना शुरू कर दिया। डूडियन चुपचाप देखता रहा। पत्र समाप्त होने के बाद लिफाफे पर रेयान के परिवार के बैच की मुहर लगा दी गई। कल मैं खदान बेचने और आपकी मदद के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका ढूंढूंगा। बूढ़े कुलपति के पास लिफाफा तैयार था। डूडियन ने सिर हिलाया और अपना कंधा थपथपाया। ज्यादा चिंता मत करो। मुझ पर एहसान करने के बाद मैं तुम्हें एक उपहार भेजूंगा। बूढ़ा फुलिन कड़वाहट से मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। डूडियन अंधेरे कोने में छिप गया जबकि बूढ़े मुखिया ने गृहस्वामी को बुलाया। उन्होंने लिफाफा थमाया और कहा कि इसे मजिस्ट्रेट के पास भेज दो। डूडियन ने बूढ़े व्यक्ति को ध्यान से देखा ताकि वह चुपके से लिफाफा न बदल दे। जैसे ही गृहस्वामी ने लिफाफा ले लिया, उसे उस पर बूढ़े व्यक्ति की गंध महसूस हुई। बाद में वही गंध दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो गई और वह व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर चला गया। डूडियन अंधेरे से बाहर आया और बूढ़े फुलिन से कहा, मुझे वापस जाना चाहिए और पहले सोना चाहिए। मुझे आशा है कि आप एक अच्छा सपना देख सकते हैं, लेकिन मुझे आपको बताना होगा, ये हमारे सहयोग की एक शानदार शुरुआत है। बूढ़ा पितामह कड़वाहट से मुस्कुराया। यदि वह आज रात सो सका तो वह बर्बाद हो जाएगा। अल्पविराम। ह्यूई की लाश मिलने के अगले दिन वार्डन का कार्यालय, थॉर्नफ्लावर जेल। काले कवच पहने एक युवक ने झट से दरवाजा खोल दिया। उसने वार्डन जोन्स को डेस्क के पास बैठे देखा। वार्डन, मैंने सुना है कि आपके पास अपराधी के बारे में खबर है। हाँ, जोन्स ने डेस्क पर रखे लिफाफे की ओर इशारा करते हुए कहा। मजिस्ट्रेट ने उसका पता उजागर कर दिया है। छोटा शैतान वाणिज्यिक जिले में है। युवक ने तुरंत लिफाफा खोला और पत्र निकाला। उसने डीकन ह्यूई को मार डाला है। क्या वह झुग्गियों में नहीं था? वह वाणिज्यिक जिले में कैसे जा सकता था? शुरुआत में वह मलिन बस्तियों में गए थे। जोन्स ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए उनका एक जानबूझकर किया गया कदम था कि आप मलिन बस्तियों पर ध्यान केंद्रित करें और अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करें। युवक को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। बोलते समय गुस्सा फूट पड़ा। क्या आपका मतलब है कि उसने हमारे साथ खिलवाड़ किया? जोन्स उदासीन था और उसने उत्तर दिया, जिस क्षण वह जेल से भागा वह वस्तुतः हमारे साथ खेलने जैसा ही था। अब आप उसके निशानों की खोज के लिए सभी जनशक्ति को वाणिज्यिक जिले में स्थानांतरित कर दें।
मेरा मानना है कि अपनी सूंघने की क्षमता से आप पूरे वाणिज्यिक जिले को कवर कर सकते हैं और चूहे को उसके बिल से बाहर निकाल सकते हैं। पत्र की जांच करते समय युवक का चेहरा उदास था। केवल एक चीज जो उसे संदर्भित करती है वह 2 स्टील की कीलें हैं। ये थॉर्न फ्लावर जेल के लिए विशेष नहीं है, कई लोहार इसे बनाते हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं है? अगर मैं वह होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता और अपने ठिकाने का खुलासा नहीं करता। क्या इस मामले में भागने की योजना व्यर्थ नहीं होगी? जोन्स ने उसकी ओर देखा। भले ही वह वाणिज्यिक जिले में नहीं है, फिर भी आपको जाना होगा। आप इतने दिनों से झुग्गियों में खोज रहे हैं और उसकी छाया नहीं मिली है। देर सबेर आपको दूसरे जिले में जाना होगा। हो सकता है कि वह हमारी खोज टीम का स्थान जानना चाहता हो। शायद कुछ और, युवक ने पूछा। जब आप ये जानते हैं तो मैं क्यों जाऊं? जोन्स ने आह भरी। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी है। मुद्दा यह है कि हमें अब इसमें कूदना होगा। आखिरकार एक डेकन या मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी गई है और सबसे बड़ा संदिग्ध वे बच्चे हैं जो हमारी जेल से भाग गए हैं। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो रईस और मजिस्ट्रेट हम पर कैसे भरोसा करेंगे? युवक ने उत्तर दिया, मैं उस टीम का नेतृत्व करूंगा जो वाणिज्यिक जिले की जांच करेगी, जबकि मैं आवासीय जिले की तलाश के लिए कुछ कर्मचारी भेजूंगा। जोन्स ने सिर हिलाया। अच्छा, लेकिन आपको वाणिज्यिक जिले में जांच का नेतृत्व करना होगा। आपको कुछ ढूंढना होगा, अन्यथा हमारे पास मजिस्ट्रेट को देने के लिए कुछ नहीं होगा। मुझे पता है, युवक ने हल्का सा सिर हिलाया। शापित छोटा शैतान, मुझे नहीं पता कि तुम किस कोने में छिपे हो, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है जब तुम्हें वहां से बाहर निकाला जाएगा। जोन्स ने अपनी उंगली को हल्के से दबाया। छोटे शैतान को पकड़ने के बाद मैं उसकी खाल उतार दूंगा और उसे काली मिर्च से भरे पानी में डुबो दूंगा। वह मुझसे उसे मारने की भीख मांगेगा। अध्याय 164। शहर के होटल में वापस। डुडियन को देखकर बार्टन और अन्य 2 को राहत मिली। क्रोएन ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और डुडियन को खींच लिया। वह फुसफुसाए, डीन, आज मैंने गलती से अखबार में देखा कि ह्यूई नामक एक व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट का उपयाजक था, की हत्या कर दी गई। इसके अलावा उसकी छाती पर 2 कीलें ठोक दी गईं। क्या तुमने ऐसा किया? डुडियन ने सिर हिलाया। हाँ। तीनों का चेहरा बदल गया। बार्टन ने पूछा, क्या वह तुम्हें जेल भेजने के लिए जिम्मेदार था? डुडियन ने थोड़ा सिर हिलाया। उनमें से एक, जोसेफ, तनावग्रस्त था और उसने बताया, डीन, अब वे हत्यारे की तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा आप अभी भी एक वांछित व्यक्ति हैं। यदि आप पाए गए तो आपको वापस जेल भेज दिया जाएगा। डुडियन ने तीनों को राहत देने के लिए कहा, चिंता मत करो, कुछ दिनों में मैं अपनी कानूनी स्थिति बहाल कर पाऊंगा। कानूनी स्थिति बहाल करें? वे तीनों हैरान रह गए। कैसे? क्रोन्सपोर्गर। डुडियन मुस्कुराया। देर हो गई है, चलो सोएं। अल्पविराम। अल्पविराम। अगले दिन डुडियन ने रयान महल की निगरानी जारी रखने के लिए बार्टन को भेजा। पुराने कुलपति के कार्यों की निगरानी के लिए डुडियन स्वयं महल में गए। इस बात की संभावना कम थी कि बूढ़े पितामह उस पर आएंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसे फिर भी वहां रहना होगा। डुडियन खुश था क्योंकि बूढ़ा फुलिन एक कुशल और तेज आदमी था। अगले दिन उसने पहले खनन किए गए अयस्कों को खदान में वापस भेजने का आदेश दिया था। यह मेरी दक्षता को छुपाने और इसे बहुत अधिक उत्पादन वाली दिखाने के लिए बनाया गया एक छद्म था। जल्द ही मेरी बिक्री के बारे में खबरें फैल गईं। हालांकि प्रतिक्रिया देने वाले सबसे पहले लोग रयान परिवार से ही थे। 4 बच्चों और 9 पोते पोतियों में विस्फोट हो गया। कुछ अपवाद भी थे जिन्होंने पुराने पितृसत्ता के निर्णयों का समर्थन किया। हालांकि बाकियों ने एक स्वर से विरोध किया। उनके लिए ये परिवार की जीवनधारा थी। किसी ने बेच दिया तो उनके वित्तीय संसाधनों में कटौती हो जाएगी। ओल्ड फुलिन पर विरोध की आवाज़ों का दबाव था। तीसरे दिन लेन देन हुआ और खदान बिक गई। डुडियन को लगा कि उसने गलत व्यक्ति को नहीं चुना है क्योंकि उसने फुलिन को जोरदार और दृढ़ तरीके से कार्य करते देखा था। 5वां दिन रात को कुलपति और उनका परिवार एक साथ भोजन कर रहे थे। दादाजी, मुझे कुछ दिनों में एक पार्टी में जाना है। मेरे पास जो सबसे अच्छी पोशाक है वह बहुत समय पहले खरीदी गई थी। क्या आप मुझे नई पोशाक खरीदने के लिए पैसे देंगे? स्टेक खत्म करने के बाद उसमें से एक लड़की ने बूढ़े पितामह की ओर देखा। बूढ़े फुलिन की भौहें थोड़ी झुर्रीदार थीं। उसने मेज पर नजर डाली और देखा कि उसके बच्चे और पोते पोतियां चुपचाप उसकी ओर देख रहे हैं। मुझे पता है कि आप सभी उस पैसे के बारे में सोच रहे हैं जो हमें खदान बेचने से मिला था, लेकिन ये परिवार के लिए है, अन्यथा अगली बार हम शूरवीरों को काम पर नहीं रख पाएंगे और छंटनी जारी रखेंगे। दादाजी, आप बहुत बूढ़े और भ्रमित हैं। उनमें से एक युवक खड़ा हुआ और क्रोधित स्वर में बोला, अगर हम इसे रखेंगे तो पैसे का क्या फ़ायदा? अगर यह वहीं रहेगा तो आप मुझे व्यापार करने के लिए उधार भी दे सकते हैं। बूढ़े कुलपति ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें ये बात फिर से कहने का साहस करता हूँ। युवक के बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे झट से नीचे खींच लिया। ह्यूग, चुप रहो। युवाओं ने बूढ़े पितामह का उदास चेहरा देखा। वह दांत पीसते हुए खड़ा हुआ और चला गया।
जैसे ही युवक चला गया, एक नौकर तेजी से उसके पास से भागा और बूढ़े पितामह के पास आया। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, मास्टर, आपके लिए एक पत्र है। बूढ़े कुलपति ने लिफाफा लिया और उसके कवर पर बैज के निशान को देखा। उसने बैसाखी पकड़ ली और अधेड़ उम्र की नौकरानी से कहा, मुझे मेरे कमरे में वापस जाने में मदद करो। वह अपनी मेज पर बैठ गया और नौकरानी के कमरे से बाहर जाने का इंतजार करने लगा। उसने लिफाफा खोला और पत्र निकाला। उसने पत्र की सामग्री को देखा और राहत महसूस की। बाहर आओ, ये तुम्हारे लिए है। डूडियन की आकृति छाया से उभरी, ये गुजरा। बूढ़े कुलपति ने सिर हिलाया और पत्र उसे सौंप दिया। डूडियन ने पत्र पढ़ा। ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया था, काले और सफ़ेद। उनकी जमानत अर्जी पारित हो चुकी थी। निश्चित रूप से बड़प्पन प्लस पैसा। यदि आप इन दोनों को एक साथ पालें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। डूडियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बूढ़े मुखिया ने उदासीनता से कहा, अपनी बिक्री से मिले हजारों सोने के सिक्कों के अलावा आपकी मदद करने के लिए मैंने रेयान परिवार की सारी बचत खर्च कर दी है। गिरफ्तारी वारंट हटाने और आपको जमानत देने के बाद हम लगभग खोखले हो गए हैं। मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। डूडियन ने लिफाफा हटा दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें एक उपहार भेजूंगा। ये जल्द ही आपके हाथ में होगा। कुलपति ने डूडियन की ओर गहराई से देखा। अब हम एक ही जहाज पर सवार हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे अभिजात वर्ग की विश्वसनीयता को कम नहीं करेंगे। डूडियन को पता था कि कुलपति किस बात को लेकर चिंतित थे। मैं वापस जाऊंगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। फिर वह खिड़की से बाहर चला गया। फुलिन ने डूडियन को जाते हुए देखा। हालांकि काफी समय बाद उनकी आंखें ठीक हो गईं। उसने सामने की दीवार की ओर देखा जहां एक आदमी की एक विशाल पेंटिंग लटकी हुई थी। मुझे आशा है कि मैं रेयान परिवार के पापी के रूप में अपने पूर्वजों का सामना नहीं करूंगा। वह फुसफुसाए। अल्पविराम अल्पविराम। छठा दिन, प्रातःकाल। डूडियन ने बार्टन से एक अखबार खरीदने के लिए कहा। मॉर्निंग पोस्ट छप चुकी थी। डूडियन अपना नाश्ता कर रहा था और अखबार पढ़ रहा था। सबसे ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों में से एक अभी भी ह्यूई की हत्या थी। पिछले 6 महीनों में ह्यूई द्वारा सैन्य, कीमियागर, औषधिशास्त्री, लोगों के परिवार और दोस्तों जैसे कई संदिग्धों का मूल्यांकन किया गया। आखिरकार डीकन बहुत सारे लोगों के संपर्क में था और ऐसे कई पक्ष थे जो उसकी मृत्यु में रुचि रखते थे। मुख्य संदिग्ध डीन। डूडियन ने देखा कि प्रमुख संदिग्धों में से एक वह स्वयं था। जब उसने अन्य अनुभागों पर नजर डाली तो उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जल्द ही उसे वह संदेश मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। रेयान परिवार द्वारा जमानत दिए जाने के बाद डीन को कल रात जेल से रिहा कर दिया गया। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। वह अभिजात वर्ग और पैसे के आकर्षण के बारे में जानता था। गिरफ्तारी वारंट वापस ले लिया गया था। उन्हें बाहर तैनात कर दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके लिए नागरिकों को मूर्ख बनाना बहुत आसान था। इस युग में समाचार पत्र अभिजात वर्ग की प्रचार मशीन थी, क्योंकि अखबारों में नागरिक आबादी के लिए उच्च स्तर की विश्वसनीयता थी। अध्याय 165। वार्डन का कार्यालय। थॉर्नफ्लावर जेल। धमाका। जैसे ही काली वर्दी में युवक अंदर आया, दरवाज़ा ऊपर की ओर धकेल दिया गया। उसके हाथ में एक अखबार था, जबकि वह इसकी सामग्री से क्रोधित था। यह क्या बकवास है। उसे जमानत दे दी गई। मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। वार्डन जोन्स अपनी मेज के पास बैठकर अखबार पढ़ते हुए नाश्ता कर रहे थे। वह युवक की हरकत से नाराज हो गया और बोला, जब तुम मुझसे बात करो तो अपने लहजे और आवाज़ की तीव्रता के बारे में बहुत सावधान रहो। युवा इस समाचार से अप्रसन्न था। कई दिन हो गए हैं जब मैं और मेरे लोग दिन रात हर जगह खोज रहे थे। अब जब हमें उसका ठिकाना यार्ड शहर में मिला तो मुझे उसका शिकार बंद करने का आदेश मिला, क्योंकि वह जमानत पर रिहा हो गया था। मैं इतने दिनों तक इस छोटे शैतान को छीलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। क्या मजाक है। वह एक अपराधी है जो जेल से भाग गया। एक वांछित व्यक्ति। जोन्स ने अखबार पर नजर डाली और उसकी ओर देखा। शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। युवक ने दांत पीसकर गहरी सांस ली। मुझे एक उचित बयान चाहिए। जोन्स ने अखबार हटा दिया। उसने कप से चाय का एक घूंट लिया और हल्के से बोला, यह अखबार में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया था। उसे एक अभिजात वर्ग द्वारा जमानत दी गई थी। वास्तव में ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे को उसकी जमानत में मदद करने के लिए एक कुलीन परिवार मिला था। कम से कम उसके जेल से भागने को नज़रअंदाज कर दिया गया और हमारी थॉर्नफ्लावर जेल को अब और शर्मनाक स्थिति में नहीं डाला गया। गुस्सा फूटते ही युवक का चेहरा लाल हो गया। यही कारण है। वह एक वांछित व्यक्ति था। जोन्स मुस्कुराया। यदि आप गिरफ्तारी वारंट को हटा देते हैं तो वह सिर्फ एक चोर था। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि रईस उसमें दिलचस्पी दिखाएंगे, क्योंकि उसने योजना बनाई थी और सबसे कठिन जेल से एक आदर्श जेल ब्रेक से बच निकला था। जहां तक वारंट का सवाल है, इसे एक गलती के अलावा और कुछ नहीं माना जाएगा। एक गलत प्रिंट या आप बस इसे नाम दें। इसलिए अंत में हमारी जेल को कोई नुकसान नहीं होगा और यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा।
युवक ने पूछा, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? यह ऐसे ही खत्म हो जाएगा। युवाओं को देखते हुए जोन्स ने आह भरी, अंत में हम रईसों के बीच लड़ाई में फंस गए। भले ही आप वर्तमान निष्कर्ष से नाखुश हों, आप क्या कर सकते हैं? उसे एक कुलीन परिवार द्वारा जमानत दी गई थी। इसे कौन रोक सकता है? कोई अन्य कुलीन परिवार भी आगे आकर इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकता। जब तक वह एक बार फिर से अपराध नहीं करता है और उसे सलाखों के पीछे डालने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत नहीं है। यही एकमात्र तरीका है और यही नियम है। युवक चौंककर अवाक रह गया। जोन्स ने हंसते हुए कहा, हालांकि यह ज्ञात है कि एक मजिस्ट्रेट निष्पक्ष होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि रईस शक्तिहीन होते हैं। यह मत भूलो कि इस दुनिया की जीवनधारा रईसों के हाथों में है। आर्थिक और सैन्य ताकत का विशाल बहुमत उनके हाथों में केंद्रित है। उन्हें किसी के द्वारा भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, चाहे वह सैन्य, न्यायिक प्रणाली या पवित्र चर्च हो। इसके अलावा अभिजात वर्ग आपके विचार से कहीं अधिक गहरी जड़ें जमा चुका है। क्या आपको लगता है कि एक सामान्य नागरिक उसे जमानत दे सकता है, भले ही वह चर्च जितना अमीर हो? थॉर्नफ्लावर जेल के कैदियों के साथ हस्तक्षेप करने और एक चोर की रक्षा करने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन रईस अलग हैं। यहाँ तक कि अगर कोई गिरता हुआ परिवार उसके लिए बाहर निकलता है तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। उनके पास ऐसा अधिकार है। इसे वर्ग कहा जाता है। युवक कुछ देर तक चुप रहा। जल्द ही उसकी फिर से निंदा की जाएगी, भले ही उसे जमानत मिल गई हो। जोन्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उसने डीकन की हत्या करके मजिस्ट्रेट को नाराज कर दिया है। मजिस्ट्रेट उसे किसी न किसी तरह से निपटा देगा। फिर भी निर्णय पर आना जल्दबाजी होगी। हम देखेंगे कि सब कुछ कैसे होता है। युवक ने उपहास किया, जब वे उसे फांसी देंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये देखने जाऊंगा। जोन्स ने उत्तर दिया, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। दिन के अंत में वह सिर्फ एक खिलौना है। अल्पविराम, अल्पविराम। माउंट एयर, बुरोंग परिवार, वाणिज्यिक जिला। विशाल महल पहाड़ की पहाड़ी पर स्थित था। पहाड़ की तलहटी के चारों ओर खाई और पुल से घिरी एक दीवार थी। बहुत सारे शूरवीर आगे पीछे चलकर परिधि पर गश्त कर रहे थे। रुडोल्फ बुरोंग सुबह नीचे नहीं गया। नौकर उसके कमरे में कुल्ला करने के लिए पानी लेकर आए थे। इसके बाद उन्होंने अपने कार्यस्थल पर नाश्ता किया, जो एक भव्य स्थान था। नाश्ता खत्म करने के बाद वह अखबार पढ़ने लगा। ये बच्चा, रुडोल्फ की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने डीकन ह्यूई की हत्या के बारे में खबर देखी। कुछ दिन पहले जब हत्या की खबर आई तो उन्हें पहले से ही यकीन हो गया था कि इसमें छोटे शैतान का हाथ है। थॉर्नफ्लावर जेल बिना सामान के ढेर से बनी है। जोंकों का एक समूह। जब कार्रवाई करने की बात आती है तो सेना बदतर होती है। रुडोल्फ ने मुख्य संदिग्धों के नाम बताए। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मजिस्ट्रेट उनसे थोड़ा बेहतर हैं। उन्होंने कहानी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन्होंने अन्य समाचारों की जांच की। एक क्षण बाद उसने अखबार के बाएं कोने पर कॉलम देखा, जमानत, रिहा। वह चौंक गया। रयान परिवार ने शेर का दिल खा लिया है। अच्छा साहस। उसने नौकरानी की ओर हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, सभी समाचार पत्र खरीदो और उन्हें नष्ट कर दो। छोटी मिस को इसे देखने मत दो। इसके अलावा उसे आज बाहर जाने की अनुमति नहीं है। वह घर पर ही रहेगी। युवा नौकरानी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हाँ। जैसे ही नौकरानी पीछे हटने वाली थी, रुडोल्फ चिल्लाया, रुको। वह हाल ही में कुछ मामलों पर काम कर रही थी। मजिस्ट्रेट के पास जाओ और उस मामले के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करो। सुनिश्चित करें कि उन्हें लाया जाए ताकि वह घर पर उन पर काम कर सके। हाँ, नौकरानी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। नौकरानी के कमरे से बाहर जाने के बाद रुडोल्फ ने एक बार फिर अखबार चेक किया। उसने एक पल के लिए सोचा और अपनी दाहिनी ओर की नौकरानी से कहा, बटलर को बुलाओ। हाँ, नौकरानी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। ज़्यादा समय नहीं लगा जब बालों में कंघी किए, सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। सुप्रभात, मास्टर, उस पुरानी चीज़ के घर जाओ, रुडोल्फ ने ठंडे स्वर में कहा। अधेड़ उम्र का बटलर आश्चर्यचकित हुआ लेकिन उसने डेस्क पर अखबार देखा। उसने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। अल्पविराम, अल्पविराम, यार्ड शहर। डूडियन नाश्ता कर रहा था जब मजिस्ट्रेट के शूरवीरों की एक टीम ने होटल को घेर लिया। हमें संदेह है कि आप एक हत्या के मामले में शामिल थे। मजिस्ट्रेट से संबंधित एक युवा शूरवीर ने अपना हेलमेट उठाया और डूडियन से बेरुखी से कहा। डूडियन ने सड़क पर नजर डाली, गाड़ी कहाँ है? अध्याय 166। हम्फ। एक और शूरवीर जो उनके बगल में था, उसने उपहास किया। क्या आप गाड़ी में ले जाना चाहते हैं? आपने डीकन ह्यूई को मार डाला है। आपको दोबारा जेल जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शूरवीर की बात दिलचस्पी से सुनते हुए डूडियन की भौहें सिकुड़ गईं। मजिस्ट्रेट के शूरवीर कब से न्यायाधीश बन गए? इसके अलावा मुझसे अभी तक पूछताछ नहीं की गई है। इस मामले में मैं सिर्फ एक संदिग्ध हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नाइटहुड के तीसरे मानदंड के अनुसार शूरवीरों को न्यायपूर्ण और अडिग होना चाहिए। सबूत के अभाव में मनमाने ढंग से दूसरों की निंदा करना मानदंड के सिर्फ हिस्से के अनुरूप नहीं है। या करता है ये? नाइट का गला दबा हुआ था लेकिन वह कुछ कहना चाहता था।
हालांकि उन्हें दूसरे शूरवीर ने रोक दिया जो उनका नेतृत्व कर रहा था। मिस्टर डीन, कृपया हमारे साथ आएं, अन्यथा हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरे शूरवीर ने विनम्रता से कहा। डुडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक सामान्य नागरिक हूं। इसके अलावा मुझे मजिस्ट्रेट के भीतर एक प्रशिक्षु का दर्जा प्राप्त है। लेकिन अब कुछ लोग निर्णायक सबूतों के अभाव में जानबूझकर मुझे बदनाम करते हैं। मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। आप, दूसरे शूरवीर ने गुस्से में कहा। उनके नेता ने उसे रोका और फुसफुसाया, यह मत भूलो कि तुम एक मजिस्ट्रेट के शूरवीर हो। युवा शूरवीर ने अपना सिर नीचे कर लिया। मिस्टर डीन, वह इस मामले से अपरिचित हैं क्योंकि यह उनका पहला मामला है। कृपया नाराज न हों। फिर नेता ने एक गाड़ी की ओर इशारा किया जो होटल से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। कृपया हमारे साथ सहयोग करें। डुडियन मंद मंद मुस्कुराया। वह बगल में चला गया और युवा शूरवीर के कंधे को थपथपाया। बुराई से लड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपनी आंखों को चमकाएं और आंख मूंद कर न काटें। आपका कर्तव्य बुराई को खत्म करते हुए नागरिकों की रक्षा करना है। आप नागरिकों पर अत्याचार करने के लिए अपनी स्थिति पर भरोसा नहीं कर सकते। युवा शूरवीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से से उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जब वह बाटन की ओर मुड़ा तो डुडियन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो। अगर तुम मुसीबत में हो तो रयान महल जाओ और उनके पितामह को ढूंढो। वह मेरा दोस्त है और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। डीन, आप। बाटन रुका। डुडियन ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं एक कप चाय के लिए जा रहा हूँ। फिर उसने शूरवीर की ओर देखा और कहा, चलो चलें। नेता ने उसे गहराई से देखा। उसने कई शूरवीरों की ओर हाथ हिलाया और लहराया, चलो वापस चलें। पैदल चलने वाले लोग डुडियन को देखने के लिए रुक गए, जबकि वह मजिस्ट्रेट के शूरवीरों की एक टीम से घिरा हुआ था। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने कम उम्र के लड़के को शूरवीरों ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आमतौर पर वे क्रूर अपराधियों के पीछे जाते थे। डुडियन गाड़ी में चढ़ गया और शूरवीरों द्वारा उसे मजिस्ट्रेट भवन तक ले जाया गया। अल्पविराम, अल्पविराम। पड़ोस पहले से कहीं अधिक जीवंत था। आसपास के मजिस्ट्रेटों के न्यायाधीशों को जांच में मदद के लिए भेजा गया था। मजिस्ट्रेट के चारों ओर की सभी सड़कों पर मजिस्ट्रेट का कवच पहने शूरवीरों की भीड़ थी। उनमें से कुछ न्यायाधीशों और उपयाजकों के अनुरक्षण और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, जबकि अन्य मजिस्ट्रेट भवन की सुरक्षा कर रहे थे। इस भव्य कार्यक्रम को देखने के लिए मजिस्ट्रेट के कर्मचारियों के अलावा कई नागरिक और व्यवसायी भी एकत्र हुए थे। शूरवीरों के साथ एक गाड़ी भीड़ को चीरते हुए मजिस्ट्रेट भवन के सामने रुकी। एक युवा शूरवीर अपने घोड़े से उतरा और गाड़ी के पास आया और उसका ताला खोला। मिस्टर डीन, कृपया। डुडियन धीरे धीरे गाड़ी से नीचे चला गया। उसने चारों ओर देखा और बहुत सारी गाड़ियां देखीं, जिनमें से कुछ पर विभिन्न कुलीन परिवारों के झंडे और बैनर थे। शूरवीरों का नेता उसे मजिस्ट्रेट भवन तक ले गया। कृपया इस तरफ से। शूरवीर ने उसका मार्गदर्शन किया। जब वे लॉबी से हॉल में गए तो डुडियन ने उनका पीछा किया। मुझे तुम्हें बांधना है, कृपया। शूरवीर ने हथकड़ी निकाल ली। डुडियन वापस मुस्कुराया और अपने हाथ उठाए। कफ पहनने के बाद नाइट ने कहा, उनके करीब बैठो, वे तुम्हारे जैसे ही संदिग्ध हैं। बाद में उसने उस मेज की ओर इशारा किया जहां लोग बैठे थे। 4 लोग थे, 3 पुरुष और 1 महिला। उनमें से एक, जो विलासितापूर्ण कपड़े पहने एक युवक था, उसने डुडियन को देखा और हंसा। आप असली हत्यारे को नहीं ढूंढ सकते और उन निर्दोष लोगों को नहीं ला सकते जिन्हें आपने लापरवाही से उठाया है। यह एक मजाक है। नाइट का चेहरा डूब गया। चुप रहो। युवक हंसा, मैं चुप नहीं रहूंगा। आप। शूरवीर ने उसे घूर कर देखा। ओह, बाहर से हंसी गूंज उठी। सोने के लबादे पहने लोग कमरे में आए। उनका नेतृत्व एक बूढ़े व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था जो उनके भीतर सबसे बड़ा अधिकार रखने वाला व्यक्ति प्रतीत होता था। उसने शूरवीर के कंधे को थपथपाया, तुम्हें अब बाहर जाना चाहिए। जैसे ही शूरवीर ने बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसका गुस्सा शांत हो गया। हाँ। बूढ़े व्यक्ति ने कुर्सी निकाली और डुडियन के सामने बैठ गया और आराम करने लगा। आपको पता होना चाहिए कि आप सभी को यहाँ क्यों लाया गया है। हमारे न्यायाधीश डीकन ह्यूई की हत्या कर दी गई थी। एकत्र की गई खुफिया जानकारी के अनुसार आप में से 5 लोग उसकी हत्या करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। युवक मुस्कुराया और जवाब दिया, डीकन ह्यूई कौन है? मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैंने अखबार में उसकी हत्या के बारे में पढ़ा था। उस समय मैं अपने दोस्तों से मिल रहा था और उनके साथ पार्टी कर रहा था। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। हालांकि हम हत्या के दृश्य में आपकी उपस्थिति साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी जांच के अनुसार 3 महीने पहले ह्यूई एक शर्त हार गया था। उसने आपसे काफ़ी बड़ी रकम उधार ली थी। उसने आपको वापस भुगतान नहीं किया है। यह कोई छोटी रकम नहीं है, इसलिए एक विकल्प यह है कि कर्ज के मुद्दों के कारण उसकी हत्या कर दी गई। मेज थपथपाते ही युवक का चेहरा बदल गया। ये बकवास है। हालांकि यह कोई छोटी रकम नहीं थी। मैं पैसे के लिए किसी पादरी की हत्या नहीं करूंगा।
ऐसा करने के लिए आपको पागल होना पड़ेगा। बूढ़े ने उदासीनता से कहा, क्या तुमने कहा था कि तुम उससे कभी नहीं मिले? युवक का गला घोंट दिया गया। यह ऐसा था जैसे उसके चेहरे पर तमाचा मारा गया हो। हमने हर चीज़ की जांच की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि झूठ बोलना कोई विकल्प नहीं है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, भले ही आप एक कुलीन परिवार से हों। बेशक आपको जमानत मिल सकती है, लेकिन ये सस्ता नहीं होगा। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और डूडियन और अन्य तीनों की ओर देखा। बेहतर होगा कि आप हमारे साथ सहयोग करें क्योंकि हमारे पास आपकी सोच से कहीं अधिक जानकारी है। अध्याय 167। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया जब उसने उन पांचों को चुप होते देखा। हमारी जांच के अनुसार आप लोगों ने डीकन ह्यूई की हत्या करने की सबसे अधिक संभावना है। बाट। बूढ़े ने एक नाम पुकारा। डूडियन के बगल वाले युवक का रंग काला हो गया और उसका शरीर कांपने लगा। मैंने उसे नहीं मारा। मैंने वास्तव में नहीं मारा। बूढ़े व्यक्ति ने गहराई से उसकी ओर देखा। तुम्हारी न तो पत्नी है और न ही बेटी। 25 तारीख की रात को तुम लाल गुलाब खरीदने के लिए फूलों की दुकान पर गए थे। किस लिए? डूडियन ने अपना चेहरा युवक की ओर कर लिया। बाट का शरीर कांप रहा था। मैं कहो, बूढ़ा चिल्लाया। बाट का शरीर बुरी तरह हिल गया और उसने जल्दी में कहा, मैंने फूल खरीदे। मैंने उस लड़की को देने के लिए फूल खरीदे जो मुझे पसंद है। मुझे उस पर क्रश है। बूढ़े ने आंखें सिकोड़ लीं। लड़की का क्या नाम है? लुसी। बाट ने नीचे देखा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और जांच के लिए बाहर जाने के लिए नाइट की ओर हाथ हिलाया। गार्ड के बाहर जाते ही बूढ़े ने पूछताछ बंद कर दी। इसके बजाय उनके बगल में बैठे सफ़ेद कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, रक्त परीक्षण का समय आ गया है। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अपने हाथ में रखा बक्सा मेज पर रख दिया। उसने उसे खोला तो उसमें 2 खूनी कीलें थीं। उसने उस शूरवीर को इशारा किया जो पास ही था और वह तुरंत एक कटोरा और चाकू ले आया। अगर आपने अखबार पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्पाइक्स डीकन ह्यूई की हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए मुख्य हथियार थे। बूढ़े व्यक्ति की नज़र डूडियन और अन्य लोगों पर पड़ी। डीकन ह्यूई के खून के अलावा हमने पाया कि वहाँ एक और खून का निशान है। ये संभवतः अपराधी द्वारा छोड़ा गया था। इसके बाद उसकी नज़र डूडियन के चेहरे पर पड़ी। डूडियन ने उसका रूप देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें संदेह है कि यह मेरा खून है? वर्तमान में सबसे संदिग्ध व्यक्ति आप हैं। बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव नफरत और गुस्से में बदल गए और पहले वाली सज्जनता खो गई जब उसने बताया, 3 साल पहले तुमने चोरी की थी। डेकोन ह्यूई ने व्यक्तिगत रूप से आपका मामला संभाला था। आपको सजा सुनाई गई और थॉर्नफ्लावर जेल भेज दिया गया। बाद में आप उस जेल से भाग निकले थे जो हर चीज़ की दृष्टि से पहली जेल है। डीकन ह्यूई के फैसले के प्रति नाराजगी के कारण आपने डीकन की हत्या करने के लिए जेल से यातना उपकरणों का इस्तेमाल किया था। ये बदला लेने के लिए की गई हत्या के अलावा और कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डूडियन के बगल में बैठे चारों लोग जज की बात सुनकर दंग रह गए। सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित वह युवक था जिसने सोचा कि डूडियन अपने साधारण कपड़ों के कारण एक साधारण नागरिक था। वह ये नहीं सोचेगा कि डूडियन एक सुपर अपराधी था जो क्रूर थॉर्नफ्लावर जेल से बाहर निकलने में सक्षम था। अपने पिछले शब्दों के बारे में सोचते ही उसकी आंखें डगमगा गईं। अवचेतन रूप से वह बाईं ओर बढ़ने लगा। डूडियन ने शांति से बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखा। जब डीकन की हत्या हुई थी तब मैं जेल में था। कोई जेल ब्रेक नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। कुआं, लड़के, कम बकवास। बूढ़े के बगल में अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। अब जब हमें निर्णायक सबूत मिल जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी मीठी बातों से दूसरों को बेवकूफ़ बना पाएंगे? परीक्षण खत्म होने के बाद जिस रईसजादे ने तुम्हें छुड़ाया है उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जैसे वे अपराधी पर पर्दा डालते रहे हैं। षड्यंत्र में शामिल होने के कारण उनकी कुलीन पहचान खत्म कर दी जाएगी। डूडियन ने उदासीनता से उसे घूरते हुए कहा, अधिकारी सबूतों पर भरोसा करते हैं। परिणाम अभी तक सत्यापित नहीं हुए हैं लेकिन आप मुझ पर लगातार लांछन लगा रहे हैं। असल में आपको पैसे किससे मिले हैं? इस मामले को छुपाने के लिए कौन मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। अरे तुमने क्या कहा? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। डूडियन पीछे की ओर झुका और उसकी नज़र बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। चूंकि तुम्हें अभी तक सबूत नहीं मिला है तो अभी तुम जो कुछ भी कहते हो वह बकवास के अलावा कुछ नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप परीक्षण शुरू करें और जो भी आप करने जा रहे हैं उसे सत्यापित करें। लेकिन चुप भी रहो क्योंकि मैं अपने कानों को आराम देना चाहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, आपको हमें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। हम सत्यापन करेंगे। उसने अधेड़ उम्र के आदमी को आदेश दिया, चलो शुरू करें। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने डूडियन को उदासीन भाव से देखा। पहला व्यक्ति आप होंगे। आप बाह। डूडियन ने अपना हाथ बढ़ाया। अधेड़ उम्र का व्यक्ति भ्रमित हो गया क्योंकि उसने देखा कि डूडियन ने बिना किसी परवाह के अपना हाथ उठा लिया। जैसे ही डूडियन ने अपनी आस्तीन उतारी तो सभी ने देखा कि उसकी बाहें कोड़े के निशानों और घावों से भरी हुई थीं। वहां आग के कुछ निशान रह गए थे।
देखते ही देखते उनके चेहरे कुरूप हो गए। जजों ने जेलों की कार्यप्रणाली के बारे में जाना, लेकिन डूडियन के बगल में बैठे चारों लोग अपनी लार वापस चूसने से खुद को नहीं रोक सके। अनगिनत घाव देखकर उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने डूडियन की कलाई पर चाकू से गहरा घाव कर दिया। खून बाहर गिरा और छोटे कटोरे में फिसल गया। डूडियन के बगल के चारों ने चुपके से उस पर नजर डाली। उन्होंने देखा कि जब कट लगाया गया तो डूडियन ने अपनी भौहों पर शिकन तक नहीं डाली। उसके बगल में बैठे युवक ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, महाराज, क्या आप किसी तरह हमारे खून की तुलना किलों वाले खून से करने जा रहे हैं? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसकी ओर ठंडी नज़र से देखा। अगर आपके पास मकसद नहीं होता तो आप हत्या नहीं कर पाते। युवा घूरकर, तुम्हारा क्या मतलब है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने हाथ हिलाया और हाथ का इशारा किया। एक क्षण बाद एक शूरवीर एक हथेली के आकार का बक्सा पकड़े हुए बाहर से आया। उसने बक्सा मेज पर रखा और बाहर चला गया। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने बक्सा खोला। डिब्बे में कीड़े पड़े हुए थे। उनके शरीर बिल्कुल साफ और गोलमटोल थे। ये खून के कीड़े हैं। डूडियन की ओर देखते हुए मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति ठंडे स्वर में मुस्कुराया। हालांकि स्पाइक्स पर खून बहुत पहले सूख चुका है और इसका परीक्षण नहीं किया जा सकता है, लेकिन ब्लडलाइन कीड़े उसी खून की पहचान कर सकते हैं। आपके खून को खाने के बाद ये पहचान सकता है कि स्पाइक्स पर सूखा खून आपका है या नहीं। बाद में उसने छोटी कटोरी डिब्बे के पास रख दी। कटोरे से खून की हल्की गंध निकली और जल्द ही खून के कीड़ों का ध्यान आकर्षित हुआ। वे रेंगते हुए डिब्बे से बाहर निकले। जैसे ही वे खून खाने के लिए कटोरे में गए, उनके छोटे चिपचिपे पंजे कटोरे की चिकनी सतह पर चिपक गए। जैसे ही उन्होंने खून खाया, उनके शरीर का रंग लाल हो गया। जब वे खून खा चुके तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने खून से सने कांटे उनके पास रख दिए। जब वह कीड़ों को देख रहा था तो वह घबरा गया। जैसे ही उन्होंने धीरे से कांटों को सूंघा, कीड़े का शरीर सीधा हो गया। हालांकि अगले ही पल उन्होंने अपना शरीर पीछे खींच लिया और वापस डिब्बे में चले गए। अधेड़ उम्र का आदमी भ्रमित था। बगल में बैठा बूढ़ा भी हैरान था। उन्होंने आदेश दिया, फिर से प्रयास करें। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक बार फिर कील उनके करीब रख दी। फिर भी कीड़े आलस्यवश अपने शरीर को मोड़ते मोड़ते इधर उधर पड़े रहे। उन्होंने स्पाइक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अधेड़ उम्र का आदमी और बूढ़ा आदमी डूडियन को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उनकी आंखों में घबराहट थी। हालांकि उन्होंने 5 संदिग्धों को बुलाया था, लेकिन सबसे अधिक संदेह डूडियन पर था। कीलों पर लगा खून उत्कृष्ट साक्ष्य था। हालांकि ऐसा लगता है कि स्पाइक्स पर खून के धब्बे डूडियन के नहीं थे। वे किससे संबंधित हो सकते हैं? क्या ये सचमुच महज एक संयोग है? अध्याय 168। डूडियन ने कीड़ों पर नजर डाली और फिर दोनों की ओर मुड़े। मेरा मानना है कि कोई भी समझदार व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा कि जमानत मिलने के बाद एक डीकन की हत्या कर दे। इसके अलावा स्पष्ट संकेत हैं कि गुप्त उद्देश्यों वाले लोग हैं जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के पास अंदर की जानकारी है। आखिरकार आमतौर पर आप किसी व्यक्ति को कीलों से मारते हुए नहीं देखते हैं। डूडियन को अंदर कहते सुनकर बूढ़े और अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक दूसरे की ओर देखा। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि यह अंदरूनी कहानी डूडियन के भागने को संदर्भित करती है। हालांकि इस मामले को लेकर रईसजादों के सामने आने के बाद इस पर पर्दा डाल दिया गया था, लेकिन अगर वे थोड़ी जांच करते तो उन्हें इस बात के पुख्ता सबूत मिल सकते थे कि डूडियन भाग गया था। हालांकि वे इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे क्योंकि यह कवर किया गया था। उनका मुख्य उद्देश्य डीकन ह्यूई की हत्या की जांच करना था। वर्तमान रक्त परीक्षण से ऐसा लग रहा था कि डूडियन हत्यारा नहीं था। बकवास, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, क्या आपने डीकन ह्यूई की हत्या से पहले इन कीलों से किसी और की हत्या की है? डूडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वास्तव में निर्दोष हूँ। हालांकि मैं डीकन ह्यूई को नापसंद करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा पागलपन भरा काम कभी नहीं करूँगा। मैं अभी अभी जमानत पर छूटा हूँ और इस तरह की चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहता। एक अधेड़ उम्र के आदमी और बूढ़े आदमी ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। बूढ़ा आदमी लहराया, दूसरों का परीक्षण करें। अधेड़ उम्र के आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया। पिछले परीक्षण के अनुसार उन्होंने दूसरों का रक्त एकत्र किया। उन्हें विभिन्न प्रकार के रक्त खाने के लिए तैयार होने में लगभग 12 घंटे लगते हैं। इसलिए आप सभी अस्थायी हिरासत में रहेंगे। परिणाम आने के बाद आप जा सकते हैं। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। पिछला युवा ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, यह क्या है? मैं सिर्फ एक संदिग्ध हूँ। आप मेरी स्वतंत्रता को कैसे सीमित कर सकते हैं? आप बहुत बातूनी हैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया। युवक ने अपने होंठ काटे लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। डूडियन ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, मेरे खून का सत्यापन हो गया है। क्या मैं अब जा सकता हूँ? बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा। याद रखें, क्योंकि आप इस समय जमानत पर हैं। यदि कुछ और है तो कृपया हमें कॉल पर सहयोग करें, अन्यथा हमें आपको गिरफ्तार करना होगा।
डूडियन ने सिर हिलाया, बेशक, मुझे उम्मीद है कि आप हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ये जानना अच्छा लगेगा कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या कोई है जो मुझे फंसाना चाहता है। बूढ़े ने सिर हिलाया, यह मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। बेहतर जांच के लिए इन्हें मुख्यालय भेजें। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। बूढ़े व्यक्ति ने गार्ड को डूडियन को बाहर निकालने का आदेश दिया। अन्य 4 को एक विशेष हिरासत कक्ष में लाया गया। बूढ़े व्यक्ति ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा, तुरंत जाओ और हाल की मौतों की जांच करो। जांच करो कि क्या उनके खून कांटों पर लगे नमूने से संबंधित हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। अल्पविराम। डूडियन को शूरवीरों द्वारा होटल में वापस नहीं ले जाया गया, इसलिए उसे एक गाड़ी किराए पर लेनी पड़ी और यार्ड शहर लौटना पड़ा। बाटन खुश था क्योंकि उसने डूडियन को सुरक्षित वापस आते देखा। वह जांच के विवरण के बारे में पूछने के लिए आगे बढ़े। डूडियन ने उन्हें राहत महसूस कराने के लिए कुछ बातें कहीं। फिर रयान कैसल जाते समय वह गाड़ी में बैठ गया। इस बार वह अंदर नहीं घुसा बल्कि मुख्य द्वार से अंदर चला गया। दरवाजे पर मौजूद गार्ड द्वारा कुलपति को सूचित करने के बाद गाड़ी महल की मुख्य लेन में चली गई। वृद्ध कुलपति डूडियन से मिलने की प्रतीक्षा में हॉल में बैठे थे। डूडियन को अंदर आते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपका स्वागत है। यह एक दुर्लभ अवसर है। बहुत समय हो गया है कि एक शिकारी हमारे रयान महल में आया था। कृपया बैठिए। हॉल में एक युवक और एक लड़की थे। जब उन्होंने अपने दादाजी को डूडियन का परिचय सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं। वे जानते थे कि शिकारियों का क्या मतलब है, धन दौलत का बड़ा योग। हेलो, मेरा नाम ह्यू है। युवक ने तेजी से आगे बढ़कर डूडियन से हाथ मिलाया। डूडियन ने युवक से हाथ मिलाया और मुस्कुराया, संकोच मत करो। मैं यहाँ सहयोग के बारे में बात करने के लिए मिस्टर फुलिन को ढूंढने आया हूँ। सहयोग? डूडियन की बात सुनकर ह्यू आश्चर्यचकित रह गया। हालांकि रयान परिवार मेलोन कंसोर्टियम का हिस्सा था, लेकिन कई कुलीन परिवार इसके अधीन थे। इसके अलावा वापस लाए गए संसाधनों को शेयरों के अनुपात के अनुसार कमीशन किया गया था। पवित्र चर्च द्वारा अपना अंतर्निहित कमीशन लेने के बाद बाकी को मुख्य रूप से मेल और बुरोंग परिवारों द्वारा विभाजित किया गया था। वे संस्थापक थे और इसलिए उन्हें पाई के बड़े हिस्से मिले। बाकी को एक छोटे से हिस्से से ही काम चलाना पड़ता था। घटते परिवारों को लगभग कुछ नहीं मिला। मेलोन कंसोर्टियम में रयान परिवार सबसे निचले पायदान पर था। उन्हें आवंटित धन लगभग कुछ भी नहीं था। जब तक कंसोर्टियम के शिकारी बड़ी फसल वापस नहीं लाते, रयान परिवार को कुछ भी मूल्यवान नहीं मिलेगा। हालांकि यदि शिकारी केवल उनके परिवार के लिए काम करता, इसका मतलब ये था कि पवित्र चर्च का कमीशन और शिकारी की अपनी आय निकाल लेने के बाद बाकी रकम उनके परिवार की होगी। हालांकि एक एकल शिकारी एक कुलीन परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, रयान के लिए यह उनकी रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। वर्षों में वे धीरे धीरे धन संचय कर सकते हैं। हेलो मिस्टर हंटर, इतनी छोटी, युवा लड़की आश्चर्यचकित रह गई जब उसने डूडियन को देखा। ह्यू जल्दी से चिल्लाया, बकवास बंद करो। लड़की ने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसके पीछे चली गई। फुलिन ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, डीन, कृपया मेरे साथ आओ। अधेड़ उम्र की नौकरानी ने उसे आगे बढ़ने में मदद की क्योंकि बूढ़े पिता ने उसे रास्ता दिखाया। जब वे ऊपर कुलपति के अध्ययन कक्ष में गए तो डूडियन ने उनका पीछा किया। जैसे ही वे कमरे में आए, कुलपति ने अधेड़ उम्र की नौकरानी को पीछे हटने और दरवाजा बंद करने का आदेश दिया। बूढ़ा फुलिन अपनी कुर्सी पर बैठ गया और डूडियन से कहा, मुझे ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि आज तुम्हें मजिस्ट्रेट के शूरवीरों ने पकड़ लिया है। डूडियन ने एक कुर्सी खींची और बैठ गए। उन्हें मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें सबूत नहीं मिला। बूढ़े फुलिन की आंखें सिकुड़ गईं। क्या उन्होंने इसकी ठीक से जांच नहीं की या क्या? क्या ह्यूई की हत्या से प्राप्त स्पाइक्स पर्याप्त सबूत नहीं हैं? डूडियन ने उसे दिलचस्पी से देखा। क्या आपका मतलब कीलों पर लगे खून से है या गंध से? फुलिन की आंखें पीछे हट गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? डूडियन मुस्कुराया, क्या आपने सोचा था कि मैं बदला लेने और प्रतिशोध के कारण डीकन ह्यूई को स्टील की कीलों से मारता था? बूढ़ा कुलपति चौंका, क्या तुमने नहीं किया? डूडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं इस मामले पर आपसे बात करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं आपके साथ सहयोग के बारे में बात करने के लिए आपको ढूंढने आया था। ओह, बूढ़े फुलिन की आंखें थोड़ी खुल गईं। कैसा सहयोग? डूडियन मुस्कुराया, आपको रयान परिवार के बैनर तले एक नया संघ बनाना होगा। अध्याय 169, एक नए कंसोर्टियम का पंजीकरण। बूढ़े फुलिन को झटका लगा और उसने अपना सिर हिलाया। हमारे लिए अकेले कार्य करना बेकार है। हालांकि हम एक कंसोर्टियम को पंजीकृत करने के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, लेकिन कोई भी हमारे साथ जुड़ना नहीं चाहेगा। डूडियन ने जवाब दिया, नहीं, आप गलतफहमी में हैं। हमें शामिल होने के लिए अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं है। केवल कुलीन और धनी व्यवसायी ही नए कंसोर्टियम को पंजीकृत करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
भले ही वे अमीर हों, लेकिन आवेदन प्रक्रिया बहुत लंबी है और नागरिकों के लिए प्रक्रियाएं बहुत बोझिल हैं। हालांकि अभिजात वर्ग के लिए यह बिल्कुल अलग है। कंसोर्टियम को पंजीकृत करने के लिए पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करना पर्याप्त है। बाद में हमें पवित्र चर्च से एक अलग भूमिगत मार्ग किराए पर लेना होगा और अपने क्षेत्र को साफ करना होगा। मैं आपसे यही बात कर रहा था। पहले यह मेरा तुम्हें उपहार है। वृद्ध पितृपुरुष थोड़ा मुस्कुराए। मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से पूछताछ की और इन चीज़ों के बारे में सीखा, लेकिन आप कल्पना भी नहीं करते कि हमें एक अलग भूमिगत मार्ग किराए पर लेने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। यहाँ तक कि मेल और बुरोंग परिवार को भी साझेदारी करने और बोझ साझा करने के लिए अन्य अभिजात और धनी व्यापारियों को आकर्षित करने की आवश्यकता है। रयान परिवार के लिए हमारे दम पर किराया वहन करना असंभव है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि मैं पैसे की समस्या हल कर दूंगा। यह कोई समस्या नहीं है, डुडियन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको पंजीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद मैं आपको किराए के लिए आवश्यक धनराशि दिला दूंगा। आप? बूढ़ा पितामह स्तब्ध रह गया। उसने संदेह से डुडियन की ओर देखा। क्या आप डकैती की योजना बना रहे हैं? डुडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ लूटने से ही इतना पैसा नहीं मिलता। बूढ़े पितामह ने आह भरते हुए कहा, इतनी परेशानी मत करो। हमारा रयान परिवार सिर्फ एक छोटी सी नाव है। हम तुम्हें बाहर फेंकने का जोखिम नहीं उठा सकते। जहाज के आकार में वृद्धि के अलावा कुछ नहीं होगा। डुडियन मुस्कुराए। क्या बुरोंग परिवार ने पिछले कुछ दिनों में आपकी तलाश की है? बूढ़े पितामह ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे उनकी यात्रा का श्रेय आपको देना होगा। कुछ समय पहले ही वे आए थे और मैं उनके थूक से भीग गया था। फिर अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें। काश मेलोन कंसोर्टियम ने हमारे रयान परिवार को बाहर निकालने का फैसला किया है। मिलान और बुरोंग परिवार दोनों के पास कंसोर्टियम के भीतर कुछ हद तक शक्ति है, इसलिए मेरा मानना है कि ज़्यादा समय नहीं होगा जब हमारी बर्खास्तगी की खबर बाहर आएगी। ओल्ड फुलिन ने आह भरी। डुडियन ने कहा, यह सही है। बूढ़े मुखिया ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह सिर्फ बाहर निकाले जाने के बारे में होता तो मुझे ज़्यादा चिंता नहीं होती, लेकिन वे निश्चित रूप से गुप्त तरीकों के बारे में सोचेंगे और हमारे रयान परिवार पर दबाव डालने के लिए कुछ सख्ती करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में हमारे अधिकांश संसाधनों का अवमूल्यन हो जाएगा। डुडियन ने कंधे उचकाए। ऐसा नहीं है कि आप विशाल दीवार पर शासन कर रहे थे। आप ज़्यादा कुछ नहीं खोएंगे। डुडियन की मुझे उसकी उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं है देखकर बूढ़े पितामह का मुंह घूम गया। अब चाहे आप चाहें या न चाहें, आप मुझसे बंधे हैं। हम एक ही स्थिति में हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम साथ में अच्छा समय बिताएंगे, डुडियन ने कहा और खिड़की से आकाश की ओर देखा। मैं वापस जा रहा हूँ। बूढ़े फुलिन ने आह भरी। उसने अचानक कुछ सोचा और पूछा, संघ का नाम क्या होगा? रयान कंसोर्टियम। डुडियन ने तुरंत उत्तर दिया, इसे न्यू वर्ल्ड कंसोर्टियम कहा जाएगा। न्यू वर्ल्ड कंसोर्टियम, ओल्ड फुलिन ने बड़बड़ाया। अल्पविराम, अल्पविराम। डुडियन ने रयान महल को होटल में छोड़ दिया क्योंकि पुराने पितामह ने व्यक्तिगत रूप से उसे विदा किया। डुडियन को देखकर होटल का मालिक सतर्क हो गया। उसके चेहरे पर चिंता की हल्की सी झलक थी। जाहिरा तौर पर उन शूरवीरों के कारण जो सुबह डुडियन को ले गए थे, उन्हें डुडियन की उपस्थिति याद थी। ये ठीक है, डुडियन ने उससे कहा और अपने कमरे में लौट आया। उन्होंने बार्टन से कहा, अगले दिनों में रयान कैसल जाओ और उनसे कहो कि तुम मेरे दोस्त हो। वे तुम्हें वहां रहने की जगह देंगे। महल का जीवन। तीनों स्तब्ध रह गए। डुडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि आप ज्ञान सीख सकते हैं। बात यह है कि हमारा भविष्य बहुत कठिन होगा। हम हवा और बारिश में फंस जाएंगे, हालांकि अगर हम उनके संपर्क में आते हैं तो हम मुक्ति से परे होंगे। निकट भविष्य में हमें और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप लोग मेरे दाहिने हाथ हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मजबूत होंगे। बार्टन और अन्य दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके दिलों की खुशी फीकी पड़ गई। डुडियन ने डीकन ह्यूई की हत्या को उनसे नहीं छिपाया था। वे जानते थे कि डुडियन ने एक आश्चर्यजनक कदम उठाया है। वे जानते थे कि उन्हें कठिन दिनों से उबरना होगा, लेकिन अपनी यात्रा की शुरुआत में ऐसी खतरनाक स्थिति में पड़ने की उम्मीद नहीं थी। अतीत में उनका जीवन कड़वा था लेकिन अपेक्षाकृत आरामदायक था, लेकिन अब वे किसी भी क्षण विनाश के कगार पर हैं। मुझे पता है। बार्टन ने धीरे से सिर हिलाया। जोसेफ और क्रोएन ने चुपचाप सिर झुका लिया। डुडियन संतुष्ट था क्योंकि उसने देखा कि तिकड़ी संकट से अवगत थी। भेड़ियों को खतरनाक वातावरण में प्रशिक्षित किया जा सकता है, हालांकि आप कुत्ते को केवल आरामदायक वातावरण में ही सिखा सकते हैं। अल्पविराम, अल्पविराम। डुडियन ने बार्टन और अन्य दो को रयान परिवार को सौंप दिया और अकेले आवासीय जिले में लौट आए। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने रयान परिवार के माध्यम से कारावास के बाद जुरा और ग्रे के भाग्य के बारे में पूछताछ की थी। उन्हें वाणिज्यिक जिले से निष्कासित कर दिया गया था और उन्हें उनके आवासीय जिला घर में वापस भेज दिया गया था। सौभाग्य से उनका आवासीय जिला घर किसी और को नहीं दिया गया है, अन्यथा वे बेघर हो जाते।
डुडियन का मन चिंता से भरा हुआ था जब वह गाड़ी में बैठा जब वह लिन स्ट्रीट की ओर जा रहा था। वह गाड़ी से उतरा और पैदल ही जुरा दंपत्ति के मूल घर की ओर चल दिया। उसने देखा कि घर साफ सुथरा है, घास पर पत्तियां नहीं थीं। फिलहाल ये बहुत जल्दी थी। घर से ग्रे और जुरा की गंध तैर रही थी, लेकिन ग्रे की तुलना में जुरा की गंध अधिक समृद्ध थी। उसे घर पर होना चाहिए। जुरा की गंध के अलावा डुडियन को एक विदेशी गंध का एहसास हुआ। ये जुरा की गंध के साथ मिश्रित था। वह चौंक गया। आसपास कोई नहीं था, इसलिए वह धीरे से बाहर की बाड़ को पार कर घर में चला गया। खिड़की के छेद से उसने अंदर देखा। ये परिचित दृश्य था। जूरा चश्मा पहने मेज पर बैठी थी। बगल में एक 7-8 साल का लड़का खेल रहा था। वह उसके सिर को रगड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा था। जूरा मुस्कुराए। वह समय समय पर रुककर छोटे लड़के के सिर पर हाथ फेरती रहती थी। डुडियन कुछ देर तक चुप रहा क्योंकि उसे अपने दिल में दुख और दुख का स्पर्श महसूस हुआ। लॉन पर कदम रखते ही वह धीरे धीरे घूमा और बाड़ को पार कर सड़क पर कूद गया। कुछ देर तक बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर टहलने के बाद डुडियन रुक गया। उसे गुप्त कीमियागर प्रयोगशाला में जाना था। 3 साल बीत चुके थे। पीछे वाली गली अब भी पहले की तरह अंधेरी और गंदी थी। वहां कपड़ा था जो प्रवेश द्वार को छिपा रहा था। हालांकि डुडियन ने महसूस किया कि प्रयोगशाला से आने वाली गतिविधि का कोई अवशेष नहीं था। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसकी लोकेशन ट्रांसफर कर दी है। इसी समय एक गाड़ी उसके पीछे से गुजरी। हवा ने गाड़ी का पर्दा उड़ा दिया और एक हल्की सी खुशबू बाहर तैरने लगी। डुडियन उस समय चौंक गया जब वह गाड़ी में बैठी छाया को देखने के लिए पीछे मुड़ा। अध्याय 170। क्या ये वह है? डुडियन को गाड़ी से तैरती गंध याद आई। एक क्षण बाद वह उस दिशा में चला गया जिस दिशा में गंध आ रही थी। 1 घंटे बाद डुडियन ने गाड़ी से परछाई द्वारा छोड़ी गई गंध का पीछा किया। वह पास के एक शहर में आया था जहां सड़कें अधिक गंदी थीं और चूहे अंधेरी गलियों में खुले घूम रहे थे। वहां कुछ पैदल यात्री दुकानों की जांच कर रहे थे। डुडियन ने गंध का पता लगाया और एक विशाल जागीर के सामने आया। उसने पिछली गाड़ी को जागीर के किनारे एक कोने वाली गली में खड़ा देखा। इसके अलावा वहां 7 या 8 गाड़ियां खड़ी थीं। उन्होंने गाड़ी के बाहरी डिज़ाइन की जांच की। उनमें से अधिकांश पेशेवर कंपनियों द्वारा नहीं बनाए गए थे बल्कि निजी तौर पर निर्मित गाड़ियां थीं। उन्हें ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े और गाड़ियों के आकार भिन्न भिन्न थे। डुडियन कोने में खड़ा होकर जागीर की निगरानी कर रहा था। जागीर के सामने का लॉन अच्छी तरह से रखा हुआ था। दरवाजे पर 4 पहरेदार थे। दूसरी ओर से गंध तैर रही थी जो एक निश्चित मार्ग से आगे बढ़ रही थी। वे रक्षक होने चाहिए जो जागीर की दूसरी ओर से रक्षा करते हों। डुडियन ने गंध की सावधानीपूर्वक जांच की। यह उसी की निकली। वह शहर वापस चला गया और तब तक घूमता रहा जब तक उसे एक दर्जी की दुकान नहीं मिल गई। वह दुकान में गया। मुझे वस्त्रों का एक सेट दो, मुझे अब उनकी आवश्यकता है। दर्जी एक भुंदराले और खूबसूरत महिला थी। उसने डुडियन को दुकान में गर्मजोशी से आमंत्रित किया। जब तक मैं इसे बनाऊं, कृपया बैठें। वस्त्र बहुत सुविधाजनक हैं और इन्हें तुरंत तैयार नहीं किया जा सकता। डुडियन ने सिर हिलाया। वह दुकान के चारों ओर देख रहा था, तभी उसे कुछ गंध महसूस हुई। उसने उस दिशा की ओर देखा जिधर से दुर्गंध आ रही थी। ये बहुत ही सूक्ष्म गंध थी जो मुख्य दीवार के पीछे से निकल रही थी। इसके अलावा महिला के शरीर से भी यही गंध निकल रही थी। महिला ने पलट कर पूछा, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? डुडियन की आंखें चमकी। काला। अच्छा। महिला मुड़ी और उसने काला कपड़ा निकाला। उसने डुडियन के आकार के अनुसार इसे काटने के लिए कैंची का उपयोग किया। चूंकि बिजली नहीं थी या औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी, स्वाभाविक रूप से सिलाई मशीन का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ था। डुडियन चुपचाप उस महिला को देख रहा था। उसने पाया कि उसके नाखून गुलाबी रंग के थे। उसके नाखूनों की दरार में कुछ अवशेष थे। हालांकि उनके बीच कुछ मीटर की दूरी थी, लेकिन उसकी दृष्टि इतनी अच्छी थी कि वह उन दरारों में मांस के टुकड़ों का पता लगा सकता था। एक हत्यारा या जीवन गुट से एक कीमियागर। डुडियन हैरान था क्योंकि उसने दर्जी की दुकान में ऐसी स्थिति का सामना करने की कभी उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही उसने जागीर के पीछे खड़ी गाड़ियों की संख्या के बारे में सोचा, उसे हल्का महसूस हुआ कि वह एक ऐसे शहर में प्रवेश कर गया है जो कीमियागरों का घर था। काले लबादे के साथ महिला ने अच्छा काम किया। उसने इसे डुडियन को सौंप दिया। कृपया इसे पहन ले ताकि हम जांच सकें कि यह कैसे फिट बैठता है। डुडियन ने इसे नहीं पहना था क्योंकि उसने बस इसे देखा था। कितना? उसने पैसे चुकाए, लबादा उठाया और दुकान से चला गया। जहां तक मास्क की बात है, हालांकि दुकान में मास्क थे, लेकिन वह इसे उसी दुकान से नहीं खरीदना चाहता था। यदि दूसरा पक्ष कीमियागर होता तो वह उसकी पहचान का अनुमान लगा लेती। वह नहीं चाहता था कि किसी को उसके असली चेहरे के बारे में पता चले। डुडियन ने शहर की अन्य दुकानों में जाकर स्याही, कलम, आलीशान गुड़िया, मुखौटे, फूल और अन्य वस्तुएं खरीदीं। बाद में उन्होंने एक छोटे से होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया।
जैसे ही उसने कलम को स्याही में डुबोया, उसने आलीशान गुड़िया को एक तरफ फेंक दिया। उन्होंने अपनी छाती पर कीमिया टैटू का चित्रण किया। कुछ क्षण बाद टैटू को फिर से ब्रांडेड कर दिया गया। इसके अलावा उसने फूलों को कुचलकर उनका रस निकाल लिया। जब वह एक बार फिर टैटू पर गया तो उसने उन्हें कोयले के साथ मिला दिया। जैसे ही उन्होंने वर्तमान मुद्दे को समाप्त किया, होटल से बाहर निकलते समय उन्होंने एक मुखौटा और एक बागा ले लिया। डूडियन कपड़े बदलने के लिए काले वस्त्र और सफ़ेद मुखौटा पहनने के लिए कोने में गया क्योंकि आसपास कोई नहीं था। बाद में वह मुख्य द्वार से जागीर में प्रवेश करने गया। आप कौन हैं? गार्ड ने डूडियन को देखते ही उसे रोक दिया। डूडियन ने उत्तर दिया, एक तरफ हट जाओ। गार्डों ने सफ़ेद बिल्ली के मुखौटे वाले आदमी को देखा। उसका आदेशात्मक स्वर सुनने के बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने पूछा, क्या आपके पास निमंत्रण है? डूडियन की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, मैं नहीं लाया, कोई निमंत्रण नहीं। गार्डों को सचेत किया गया, कृपया चले जाएं। यह एक निजी संपत्ति है। यदि आपके पास निमंत्रण नहीं है तो आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मैं एक दोस्त के साथ आया हूँ। मैं आपको ये सूचित करना चाहूँगा कि मैं आया हूँ। उसे अंदर होना चाहिए। उसे नाइटिंगेल कहा जाता है। उसके पास निमंत्रण था और वह मेरी पहचान साबित कर सकती है। मानो वे एक हों। सभी गार्डों ने सिर हिलाया। उनमें से एक ने उत्तर दिया, हम दूत नहीं बल्कि रक्षक हैं। डूडियन हल्के से ठंडे स्वर में चिल्लाया, अगर मुझे आज के कार्यक्रम में देरी हुई तो आप ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। गार्ड ने उपहास किया, बकवास बोलना बंद करो। ये घर के मालिक द्वारा आयोजित एक निजी पार्टी है जो केवल दोस्तों के लिए खुली है। कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है। आप काफ़ी बातूनी हैं। हमें आपको छोड़ने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर न करें। डूडियन ने नहीं सोचा था कि गार्ड को संभालना मुश्किल होगा। ओह, घर के मालिक के पास कितने सितारे हैं कि गार्ड भी मेहमानों को नजर नहीं देते। वह क्रोधित स्वर में बोला। गार्ड हैरान थे। पिछले आदमी ने डूडियन को ध्यान से देखा। आपने कहा था कि आप नाइटिंगेल की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। मैं ये जांचने जा रहा हूं कि घर में नाइटिंगेल नाम का कोई व्यक्ति है या नहीं। यदि नहीं, तो आप इसे प्राप्त करने जा रहे हैं। डूडियन ने कहा, उसे बताएं कि यह 3 साल पहले का एक पुराना दोस्त है जिसका नाम डॉग है। कुत्ता। डूडियन का उपनाम सुनकर गार्डों को थोड़ी राहत हुई। वे जानते थे कि अधिकांश अतिथि उपनामों का प्रयोग करते हैं। पिछला गार्ड मुड़ा और जागीर में दाखिल हो गया। करीब 10 मिनट में गार्ड वापस लौट आया। उनका रवैया विनम्र हो गया था और उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, कृपया प्रतीक्षा करें, वह जल्द ही यहाँ आएंगी। डूडियन चुपचाप इंतजार करता रहा। जागीर का दरवाज़ा खोला गया। स्कर्ट पहने एक लंबी आकृति बाहर आई। उसने उल्लू का मुखौटा पहन रखा था। उसने चमकीले कपड़े पहने हुए थे। यदि कोई सामान्य व्यक्ति उसके पहनावे की जांच करता तो उन्हें लगता कि वह किसी नकाबपोश पार्टी में भाग ले रही है। बुलबुल दरवाजे पर आए। उसने सफ़ेद बिल्ली का मुखौटा पहने व्यक्ति की ओर देखा, क्या तुम कुत्ता हो? डूडियन ने उसकी आवाज़ सुनी। हालांकि 3 साल पहले की तुलना में इसमें थोड़ा बदलाव आया था। यह अधिक स्वच्छ और परिपक्व हो गया था। हालांकि यह अभी भी वही परिचित ध्वनि थी। वह जानता था कि उसकी नाक गलत नहीं थी। चूहा, सांप, बुलबुल, शिकारी कुत्ता। उन्होंने लगातार कोड नाम बताए। कोकिला ने एक पल के लिए सोचा, मुझे अपना टैटू देखने दो। डूडियन ने सिर हिलाया। जैसे ही वे जागीर में दाखिल हुए, गार्ड ने दरवाज़ा खोला। डूडियन ने काला लबादा उठाया और अपनी छाती पर काले क्रॉस का टैटू दिखाया। कोकिला को राहत मिली। मुझे इतने लंबे समय के बाद तुम्हें देखने की उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे कैसे पाया? डूडियन की पहचान की पुष्टि होते देख गार्डों को राहत मिली। मैं कुछ समय के लिए इस छोटे से शहर में रहा हूँ। मैंने तुम्हें आज देखा, डूडियन ने उत्तर दिया। उल्लू के मुखौटे के पीछे चमकती आंखों ने डूडियन को दिलचस्पी से देखा। 3 साल हो गए हैं और आप मुझे इतनी आसानी से पहचान सकते हैं। आप इसे कैसे समझाएंगे? डूडियन ने उसके स्वर में उपहास सुना। उसने तुरंत विचार मंथन किया और अपना सिर खुजलाते हुए उत्तर दिया, ठीक है। दरअसल मैंने एक मित्र से सुना था कि आप यहाँ आने वाले हैं। मुझे यकीन नहीं था कि जिस बुलबुल का उसने उल्लेख किया था वह आप ही थे, इसलिए मैंने परीक्षण करने का जोखिम उठाया। ऐसा हुआ कि यह वास्तव में आप ही थे। बुलबुल ने दिलचस्प स्वर में कहा, मित्र? कौन सा मित्र? बताओ, शायद मैं उसे पहचान लूँ। डूडियन थोड़ा मुस्कुराया। समस्या भड़काने के डर से मेरा दोस्त नहीं चाहता कि दूसरे लोग उसका नाम जानें। इसलिए मुझे आशा है कि आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। नाइटिंगेल ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, वैसे भी मैं आपकी पहचान के बारे में आश्वस्त हूँ। इसके अलावा प्रकाश का कोई भी शूरवीर इतना मूर्ख नहीं होगा कि जांच के लिए इस शहर में आए। चलिए, मेरे पास आपके लिए बहुत सारे प्रश्न हैं।